मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आज हम बात करेंगे सुकरात के ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर। और आज का जो हमारी वीडियो है वो फ़िलासफ़ी के ऊपर है। तो आज हम सुकरात को बहुत ही बेसिक लेवल पर आकर और बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर आकर समझेंगे और जानेंगे कि कि अगर कोई 14 साल 15 साल और इवन के 16-17 साल का भी बच्चा हो, खैर 16 साल का बच्चा तो नहीं होता, लेकिन एक बालिग जो 16-17 साल का जी शऊर हो, तो वो बड़े ही आसानी से समझ सकेगा कि सोक्रेटिस का फ़लसफ़ा क्या था और सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी बेसिकली थी क्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ईरा बताना ज़रूरी है कि सोक्रेटिस का ईरा कौन सा है। तो सोक्रेटिस जो है वो 470 to 399 BCE, ये उसका मेन ईरा था। अच्छा, अब सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी मतलब सुकरात के फ़लसफ़े की तरफ जाने से पहले ना, उससे पहले के जो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स थे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका फ़लसफ़ा क्या था या उनका। तो हम उनके फ़लसफ़े के अंदर डीप डाइव तो नहीं जाएंगे, अब उसको प्रॉपर तरीके से तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उस प्री सोक्रेटिस फ़िलासफ़र्स और सोक्रेटिस के दरमियान जो डिफरेंस था उसको समझने के लिए हम जो है वो पहले थोड़ा सा टच करेंगे। क्योंकि देखिए ना, दो अदवार के अंदर फ़लसफ़ा डिवाइड हुआ है, मेन प्री सोक्रेटिस एंड आफ्टर सोक्रेटिस। तो कोई तो वजह होगी ना, ये सवाल बनता है वैसे प्रॉपरली कि आखिर क्या वजह है कि फ़लसफ़े को दो अदवार में डिवाइड किया गया, एक प्री सोक्रेटिस और एक आफ्टर सोक्रेटिस। तो उसका आंसर ये है कि जो प्री सोक्रेटिस फ़िलासफ़र्स थे ना, बेसिकली उनका जो ध्यान था या जो उनका जो मरकज़ था ध्यान का, वो था यूनिवर्स। वो मटीरियलिस्ट थे, वो मटीरियलिज़म को जो है वो तरजीह देते थे। दुनिया को देख रहे हैं, यूनिवर्स को देख रहे हैं, ज़मीन सूरज चाँद को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूनिवर्स को देख रहे हैं, उसको मतलब कि ज़मीन को देख रहे हैं और गौर फ़िक्र कर रहे हैं कि ये किस एलिमेंट से बनी है, ये किस मादे से बनी है। तो मतलब उनका जो फोकस था ना, वो मटीरियलिस्ट था। इस वजह से नीचे उनकी तारीफ़ भी करता है, वो एंड पर इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। लेकिन जो सोक्रेटिस था ना, उसने फ़लसफ़े की दुनिया के अंदर एक न्यू टर्न लेकर आया, जिसको नीचे कहता है कि ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़े की दुनिया का डिक्लाइन था, कि फ़लसफ़े की दुनिया एक नए मराहिल के अंदर एंटर हुई, जिसने फ़लसफ़े की दुनिया को बहुत से मसाइल से दो चार किया। तो सोक्रेटिस के बहुत खिलाफ था नीचे, वो एंड पे इंशाल्लाह हम उसके पॉइंट को कवर करेंगे पूरा। तो अब हम बात करें अगर, तो थेलीस जो था, अगर जो हम थेलीस की बात करें, जो पहला फ़लसफ़ी था, उसने जब दुनिया को एक्सप्लोर किया, जब उसने यूनिवर्स को देखा, तमाम दुनिया को देखा, तो उसने कहा कि यार मेरे ख़्याल से ये दुनिया का जो फंडामेंटल एलिमेंट है ना, जो दुनिया जिस चीज़ से बनी है, वो पानी है, वो वाटर है। आपको पता है कि फ़लसफ़ा इवॉल्व करता है, फ़िलासफ़र टू फ़िलासफ़र इवॉल्व करता है। एक फ़लसफ़ी से दूसरे फ़लसफ़ी तक जब फ़लसफ़ा पहुँचता है तो वो उसके अंदर इन्हेंसमेंट करता है, उसके अंदर उसको मज़ीद बढ़ाता है। तो अब थेलीस ने कहा कि दुनिया पानी से बनी है। अब उससे अगले फ़लसफ़ी जो कि एनाक्सिमेंडस था, उसने कहा कि नहीं, दुनिया जो है वो पानी से नहीं बनी, दुनिया बेसिकली हवा से बनी है, एयर से बनी है। उसने ऑब्ज़र्व किया ना। अब देखिए, थेलीस ने ये एक लेगेसी कायम की कि हमने जानना है कि फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद इन्हेंसमेंट आएगी ना आहिस्ता आहिस्ता। तो फ़लसफ़ा जो है वो फ़िलासफ़र टू फ़िलासफ़र इन्हेंस करता है। अब थेलीस ने कहा कि पानी से बनी है, और एनाक्सिमेंडस जो है उसने कहा कि जो दुनिया है ना, उसका फंडामेंटल एलिमेंट पानी नहीं है, एयर है, हवा है। तो लेकिन उससे अगला जो फ़लसफ़ी था हेराक्लाइटस, उसने कहा नहीं, दुनिया आग से बनी है। ये जो आग होती है, ये मैटर्स को, दूसरे मैटर्स को तोड़ती है और मुख्तलिफ मैटर्स के अंदर कन्वर्ट करती है। तो दुनिया बेसिकली ना आग से बनी है, ये हेराक्लाइटस ने कहा। हेराक्लाइटस के बाद आया एम्पेडोक्लिस। एम्पेडोक्लिस ने थ्योरी दी 4 एलिमेंट्स की, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। उसने कहा दुनिया जिन 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। अब ये थे जी प्री सोक्रेटिस फ़िलासफ़र्स। इनका जो रुझान था, इनका जो फोकस था, वो सारा था ही यूनिवर्स के ऊपर, वो सारा था ही इस चीज़ के ऊपर कि ये अर्थ किस चीज़ से बनी है, ये सूरज है तो ये क्या है। अगर आप, ये तो मैंने सिर्फ एक पार्ट बताया ना आपको कि थेलीस ने कहा पानी से बनी है फलानी,
असल में जो बाकी फ़लसफ़ी थे ना, यही फ़िलोसोफर्स, थेलीज़, एनाक्सिमेनीज़, हेराक्लिटस, एम्पेडोक्लिस और बाकी प्री सोक्रेटिक फ़िलोसोफर, उनका जो थीम था ना वो यही था कि ये जो सूरज है, या ये जो इवन के एक फ़िलोसोफर ने कहा कि ये जो चाँद है, इसका जो मादा है ये बिल्कुल वही मैटर है, इसका उसी मैटर से बना है जिस मैटर से ये अर्थ बनी हुई है। मतलब कि वो मटेरियलिस्ट थे, वो चीज़ों को, मटेरियल चीज़ों को देखते थे कि मतलब कि ये चीज़ है जो नज़र आ रही है वो क्या है, ठीक है। सोक्रेटिस की बात ये थी कि सोक्रेटिस ने जो आउटवर्ड था दुनिया थी ना, जो ये दुनिया हमें नज़र आ रही थी, जो सेंसेस से हम परसीव कर रहे थे, उसको छोड़कर उसने इनर वर्ल्ड के अंदर तरजीह दी। मतलब अपने आप की बात की, अंदर झांकने की बात की कि हम कौन हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उठाए, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, एग्जिस्टेंस क्या है। खैर ये तो उसने एक बात मैं कर रहा हूँ कि मतलब कि एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की एक बुनियाद रखी उसने। मेन जो उसकी थीम थी ना वो एथिक्स थी, लाइक के मतलब सवाल उठाए ना, इसी सवाल से आगे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस निकले ना बेसिकली। लेकिन जो मेन थीम थी सोक्रेटिस की वो एथिक्स थे, लाइक के मोरालिटी क्या है, और मोरालिटी यूनिवर्सल होती है या रिलेटिव होती है, ठीक है। दूसरा के लाइक के बहादुरी क्या है, गम क्या है, उदासी क्या है। इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो कि फिजिकल नहीं है, जो मटेरियलिस्ट नहीं है, इसको उसने डील किया, उसने अंदर झांकने की कोशिश की। ये है बड़ा फ़र्क सोक्रेटिस फिलोसफर, प्री सोक्रेटिस फिलोसफर में और आफ्टर सोक्रेटिस फिलोसफर में एक बड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है, ठीक है। अब हम आते हैं फ़िलोसफी ऑफ सोक्रेटिस के ऊपर कि सुकरात का फ़लसफ़ा क्या था, बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा था एथेंस को। तो आम तौर पर जब हम बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि यार फ़लसफ़ी, अगर हम मतलब कि लफ्ज़ फ़लसफ़ी अगर हमारे जहन में आए ना कि कोई फ़लसफ़ा कर रहा है या फ़लसफ़ी है कोई, तो हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है ना कि एक ऐसा आदमी आता है कि जो अकेले में बैठा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है, और वो सोच विचार में उसने एक अपना हाथ यूँ रखा हुआ है, और वो सोच विचार के अंदर ना मुब्तला है, और वो सोची जा रहा है। लेकिन सुकरात बड़ा अलग था, सुकरात का अंदाज़ बड़ा अलग था। सुकरात क्या करता था, वो एथेंस के बाज़ार में जाता था, जहाँ पर लोग, ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग बाज़ार के अंदर जमा हुए होते थे, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते थे। ये क्या करता था, ये वहाँ पहुँच जाता था और किसी एक बंदे से को पकड़ लेना, कहना कि भाईजान आपका 5 मिनट मिल सकते हैं। उसने कहना जी भाई बोलिए। तो उसको इसने आगे से कहना कि आपके नज़दीक बहादुरी क्या है। पहले मतलब कि ना ये सोक्रेटिस का मेथड बहुत कमाल का है। इसने क्या करना कि इसने अगले बंदे को ना पहले उठा लेना कि सर आप तो बड़े दानिश्वर हैं, आप पहले कहाँ थे, आप तो मेरे उस्ताद हैं, मैं एक शागिर्द हूँ आपका। अब वो बंदा ना अंदर ही अंदर बड़ा चार्ज हो जाता था कि हाँ यार मैं वाकई कोई शय हूँ। इसने सवाल कर देना आगे से कि यार आप मुझे ये बताएं मेरे उस्ताद मोहतरम के बहादुरी क्या है। उसने आगे से कहना उस आदमी ने जिसे सवाल किया हो ना कि यार बहादुरी डट जाने को कहते हैं। तो आगे से सुकरात ने कहा ना यार लेकिन डट तो कोई आदमी किसी बुरी चीज़ में भी सकता है। उस आदमी ने आगे से कहना कि हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। तो सुकरात ने कहना इसका मतलब किसी अच्छी चीज़ में डटने को बहादुरी कहते हैं। तो उस आदमी ने आगे से कहना हाँ ठीक कह रहे हो तुम, किसी अच्छी चीज़ में डटने को बहादुरी कहते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये अपना डायलैक्टिक मेथड यूज़ करता है। सुकरात का डायलैक्टिक मेथड, ये ज़हन में रखना आपने, बड़ा फेमस है। तो ये था सोक्रेटिक मेथड फ़लसफ़े का, जो कि बाकियों से सबसे मुख्तलिफ था। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि जिसका जिसके गिर्द सोक्रेटिस का फ़लसफ़ा घूमता है कि नो योर सेल्फ, नो थाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। इमोशंस, सैडनेस का इमोशन आ रहा है आपके अंदर हैप्पीनेस का इमोशन आ रहा है, आपके अंदर ही बहादुरी का इमोशन जन्म ले रहा है। ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। वो जॉन एले का शेर है ना कि ये उदासी कहाँ से आती है, रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। तो ये सवालात थे सोक्रेटिस के कि उदासी कहाँ से आ रही है और ये है क्या, बेसिकली उदासी कहते किसको है, डेफिनेशंस को उसने जो है ना वो चैलेंज किया वहाँ पर। नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है अगेंस्ट सोफिस्ट एंड रिलेटिविज्म। अच्छा पहले आपको रिलेटिविज्म समझना पड़ेगा कि रिलेटिविज्म बेसिकली होता क्या है। रिलेटिविज्म इज़ बेसिकली कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिवनेस की नाम की दुनिया में चीज़ नहीं है। हर बंदा अपने लेंस से दुनिया को देख रहा है, अपने लेंस से परसीव कर रहा है और उसका अपना अपना हर किसी का
है, और कोई जो ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई भी चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ पर अगर आप किसी खातून से हाथ मिलाएंगे तो इसको इमोरल कहा जाएगा, और अमेरिका के अंदर या ज़रा लिबरल कंट्रीज़ के अंदर अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो उसके हस्बैंड बुरा मान जाएंगे और कहेंगे कि आपने मेरी खातून से हाथ ही नहीं मिलाया, कितनी इमोरलिटी का आपने जो है वो हरकत किया। तो ये बेसिकली फ़र्क था रिलेटिविज़म का, कि वो कहता है कि प्लेस टू प्लेस मोरालिटी, ट्रूथ, चीज़ें वेरी करती हैं और चेंज होती हैं। अब सोक्रेटिस कहता था कि ऐसा नहीं है, असल में जो सच्चाई है या जो ट्रुथ है या जो नैरेटिव्स हैं ये सारे यूनिवर्सल होते हैं, ये एक ही होते हैं। जो मोरालिटी पाकिस्तान की है वही मोरालिटी अमेरिका की है, जो सच पाकिस्तान का है वही सच अमेरिका का है। तो ये डिफरेंट नहीं होता, ये सेम होता है। ये बेसिकली सोक्रेटिस का कहना था। और वो सोफिस्ट जो थे ना, सोफिस्ट बेसिकली पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोफिस्ट थे कौन। सोफिस्ट बेसिकली उस दौर के तकरीर करने वाले वो लोग थे जो महारत जिनको थी तकरीर करने के अंदर ना, और वो लोगों को तकरीर करने का हुनर सिखाते थे। चूँकि जिस तरह से आज के दौर में पढ़ाई का हुनर है, मुख्तलिफ स्किल्स है ना, बेसिकली टेक का स्किल है, लोग जाकर जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स हासिल करते हैं वेब डेवलपमेंट के, वेबसाइट्स के। तो अब था क्या कि ग्रीक के अंदर ये स्किल सोफिस्ट जो है वो लोगों को सिखाते थे, और लोग उनको फ़िलोसोफर भी बोलते थे। इस बात पे बड़ा चढ़ती थी सोक्रेटिस को कि वो फ़िलोसोफर कहाँ से हुए, और वाकई वो फ़िलोसोफर्स नहीं थे कोई, वो ज़रा एक तकरीरबाज थे जो चीज़ों को इधर से उधर घुमाते थे। जैसा एक जादू करते हैं ना तो हाथ की सफाई होती है, तो उस तरह एक ज़ुबान की सफाई भी होती है कि आप अगले बंदे को बात इस तरह से पेश करें कि वो बंदा उसको ट्रुथ मान ले, वो उसको सच्चाई मान ले। तो सोफिस्ट का ये काम था। अब ये स्किल ये सेल कैसे क्यों करते थे? बिकॉज स्किल तो वही सेल होती है ना जिसकी डिमांड होती है। अब होता क्या था, जो ग्रीक वर्ल्ड था, जो ग्रीक दुनिया थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी थी, एक तरह का डेमोस का एक निज़ाम था। प्रॉपर डेमोक्रेसी तो नहीं थी, वुमेन्स उसमें वोट नहीं कर सकती थी, गुलाम वोट नहीं कर सकते थे। जो आम आदमी होते थे जिनके कोई गुलाम नहीं थे और जो खुद किसी के गुलाम नहीं थे, वो वोट करते थे, और वोट करके वो किसी एक को चुनते थे। अब उनको वो शख्स कायल कर पाता था जिसकी ज़ुबान में सफाई थी, जो बड़ा अच्छी तकरीर कर लेता था, जो बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो बात कर लेता था। इसीलिए सोक्रेटिस डेमोक्रेसी के भी खिलाफ था। ये नेक्स्ट पॉइंट है, बताता हूँ मैं क्यों खिलाफ था। खैर, अब ये स्किल सेल होती थी, वो सोफिस्ट बड़ी अच्छी तकरीर करना सिखाते थे और ये लोग जाकर तकरीर करते थे, अवाम का दिल मोते थे और पॉलिटिशियंस बन जाते थे, और सोफिस्ट उनसे मोटी कमाई लेते थे। अब जो नोबल घराने के लोग हैं, जो उस वक्त वहाँ पे अमीर लोग थे, वो अपने बच्चों को सोफिस्ट के पास भेजते थे। जो पॉलिटिशियंस थे वो अपने बच्चों को सोफिस्ट के पास भेजते थे कि इनको भी ये हुनर सिखाएं ताकि हमारे बाद ये पॉलिटिशियंस की गद्दी ये संभालें। अब हुआ क्या, सोक्रेटिस ने इन पे तनकीद की सोफिस्ट पे कि ये कोई फ़लसफ़ी नहीं है, ये कोई ट्रुथ नहीं जान रहे, ये बस बातों को एर फेर कर रहे हैं। अब रिलेटिविज़म का क्या ताल्लुक है सोफिस्ट के साथ? सोफिस्ट रिलेटिविज़म को बुनियाद बनाते थे। वो कहते हैं यार क्या तुम लोग कह रहे हो सच्चाई सच्चाई, सुकरात साहब लगे हुए हैं एथेंस के बाज़ार में खड़े होते हैं, कहते हैं रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, और मतलब कि अपना सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या। वो कहता है कुछ भी सच्चाई नहीं होती, हर चीज़ अपनी अपनी लेंस से परसीव करने वाली। हालांकि पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में ये बात सच साबित हो गई है। इन पोस्ट मॉडर्निज्म यही बात है ना कि नीचे ने जिस तरीके से कहा कि देयर आर नो फैक्ट्स बट इंटरप्रिटेशंस, लेकिन सोफिस्ट इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे और ज़रा घुमाते थे रिलेटिविज़म में ना, अपने लेंस से देखना चीज़ों को। अब था ये कि सोक्रेटिज़म के खिलाफ था। वो कह रहा था कि ये सिर्फ रिलेटिविज़म का मुकदमा इन्होंने इसलिए घड़ा हुआ है कि ये अपनी दुकान चमकाएं, और ये बात सच भी थी। लेकिन सोक्रेटिस अकॉर्डिंग टू मी, आपका और अपना नैरेटिव हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सोक्रेटिस ठीक नहीं था, बिकॉज मोरालिटी कभी यूनिवर्सल नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मी अपना मैं नैरेटिव दे रहा हूँ, और कभी भी सच्चाई ट्रूथ जो है वो यूनिवर्सल नहीं होती, रिलेटिव होती है। हर शख्स की सच्चाई मुख्तलिफ होती है, रियलिटी एक होती है, उसको परसीव करना वो हर किसी का ट्रूथ अपना अपना होता है।
खैर ये वो हम ज़रा पे पोस्ट मॉडर्निज्म तो चल पड़ेंगे, हम रहते हैं अपने ही उसी के अंदर, एम्बिट के अंदर, उसमें बात करते हैं। खैर अच्छा, अब ये था सोफिस्ट के साथ उसका मामला और वो जो एक रिलेटिविज्म का वाला मामला। अब वो डेमोक्रेसी के खिलाफ क्यों था? सेम आपने ये सोक्रेटिस का कोट बड़ा फेमस सुना होगा कि अगर डेमोक्रेसी होगी ना, डेमोक्रेसी में डिमोज वाला सिस्टम होगा, मैं बार कह रहा हूँ वो वाली डेमोक्रेसी नहीं जो आज है, ये ओल्ड डेमोक्रेसी, वो ओल्ड डेमोक्रेसी थी। आज तो वो हम नेशनल असम्बली के लिए हम PNA और उनको चुनते हैं ना, पाकिस्तान नेशनल असम्बली के लिए वो MNAs को। लेकिन उस दौर में सारे शहर के लोग खड़े होते थे, बादशाह खड़ा होकर कहता था फ़लाँ लॉ पास करना है, लोग हाथ खड़ा करते थे या पता नहीं जो भी प्ले कार्ड्स वगैरह जो भी चीज़ें उन्होंने उठाई थी येस और नो की, वो अपनी राय देते थे, काउंटिंग होती थी फैसले की, हर फैसले की, हर लेजिस्लेशन की, हर आदमी की उसमें वोट होता था, वो काउंटिंग करते थे, महदूद पॉपुलेशन थी चूँकि, तो फैसला सादिर हो जाता था। लेकिन अब चूँकि पॉपुलेशन बहुत है तो डेमोक्रेसी में इन्हेंसमेंट आई है कि कुछ पॉपुलेशन के ऊपर एक MNA मुनक्कद किया जाता है जो जाके नेशनल असम्बली में लेजिस्लेशन करता है। ये थोड़ी ये इन्हेंसमेंट और फ़र्क है। और दूसरा भाई जो औरतें वोट नहीं कर सकती थी और उसमें और वो गुलाम वोट नहीं कर सकते थे, तो थोड़ी और तरह की किस्म की डेमोक्रेसी थी। खैर अब सोक्रेटिस इसके खिलाफ क्यों था? सोक्रेटिस के इस वजह से खिलाफ था, सोक्रेटिस कहता था कि जो चरख ज़ुबान होगा ना, जो ज़ुबान का तेज़ होगा, जो सोफिस्ट के पास जाके ये तकरीरबाजी का फ़न सीख लेगा, वो जीत जाएगा। अगर एक डॉक्टर वहाँ पे खड़ा होकर, इसका फेमस कोट ये है बेसिकली कि अगर कोई डॉक्टर खड़ा होकर कहेगा ना कि ये कोई बेकरी का जो ऑनर होगा वो खड़ा होकर कहेगा कि ये डॉक्टर जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है ना, ये तो तुम्हारे बच्चों को कड़वी दवाइयाँ खिलाता है, मुझे देखो मैं तुम्हारे बच्चों को स्वीट खिलाता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को मीठी चीज़ें खिलाता हूँ, तो इस बुनियाद पर वो चकमा दे के वोट ले लेगा उनसे। उसने एक एग्जाम्पल दी। तो इसलिए सोक्रेटिस जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। अच्छा, अब इस पर अल्लामा इकबाल का शेर भी ज़हन में आ रहा है, वो भी पढ़ दूँ कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। इस पर अल्लामा इकबाल की ये क्रिटिक थी कि जमहूरियत वो है कि जिसमें हम लोगों को तोलते नहीं हैं, हम गिनते हैं उनको कि अच्छा मैंने चरख ज़ुबानी दिखा दी, अब फ़लाँ 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 बंदा मेरे घेरे में आ गया, लो जी अब मैं जो है वो पॉलिटिशियन बन गया, अब मैं गद्दी संभाल रहा हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये वो तर्ज़ हुकूमत है कि इसमें तोला नहीं करते कि ये जो सामने है बंदा वो क्वालिटी है भी है कि उसमें कि नहीं है, ये कुछ करने के काबिल भी है कि नहीं है। खैर आगे चलते हैं। मोरल इंटेलेक्चुअलिज़म, ये एक बड़ा फेमस फ़लसफ़ा है सोक्रेटिस का। मतलब वो कहता था कि मोरल वो आदमी है, नोबल वो आदमी है, मोरल वो आदमी है, अफजलियत जो है वो उसके पास है जो इंटेलेक्चुअल है, जिसका दिमाग रैशनल है, जो रैशनली सोचता है, जो रीज़न के ज़रिए अप्रोच करता है चीज़ों को, वो जो है ना असल में एक मोरल इंसान है। इस पर नीचे की क्रिटिक है, वो आगे मैं बताऊँगा क्या क्रिटिक है। तो ये कहता है बेसिकली सोक्रेटिस के मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म कि जो बंदा अफजल है बाकियों की, मतलब मैं सलमान अगर अब्दुल्ला से अफजल हूँ तो जिस बुनियाद पर अफजल हूँगा ना वो ये है कि मेरे पास इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है, मैं इंटेलेक्ट मेरे पास ज़्यादा है, मैं रैशनली ज़्यादा सोचता हूँ, लिहाजा मुझे अब्दुल्ला पे अफजलियत दी जाए। ये बेसिकली वो कहना चाहता है मॉरल इंटेलेक्चुअलिज्म। अच्छा, अब आते हैं सोक्रेटिस की कि सोक्रेटिस को सेंटेंस टू डेथ क्यों किया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब सोक्रेटिस के पूरे वो प्लेटो की जो 5 किताबें हैं, मुख्तलिफ वो रिपब्लिक किताब है उसकी और बाकी जो मुख्तलिफ 5 किताबें, अब उसके अंदर ना उसने सोक्रेटिस को डिस्क्राइब तो बड़ा अच्छा किया है और बड़ा लंबा कॉन्टेक्स्ट है, तो वो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको टच दिया है कि सोक्रेटिस किन सवालों को टच कर रहा था, किन सवालों की बात कर रहा था, उस पर अब मैं बात को कवर अप कर रहा हूँ कि सोक्रेटिस को फिर सेंटेंस ऑफ डेथ क्या। अब मैं ज़हन में आपने रखना है कि सोक्रेटिस बेसिकली उन सवालात को उठा रहा था जो इनर वर्ल्ड था, आउटर वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स नहीं, जबकि प्री सोक्रेटिस आउटर वर्ल्ड को देख रहे थे। अच्छा, अब सोक्रेटिस को सेंटेंस ऑफ डेथ क्यों हुई? क्योंकि इसके बारे में ये आम चीज़ फैल चुकी थी कि ये जो है ना वो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है, ये नौजवानों को जो है ना वो स्टेट के ख़िलाफ़ लेके जा रहा है, ये नौजवानों को जो है ना वो एंटी स्टेट कर रहा है। क्योंकि सोफिस्ट के भी खिलाफ था, ठीक है, और ये सब मामला बढ़ते गए।
और एंड पर आकर सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया और फिर वो जहर का प्याला पीते पीते मतलब कि वो उसने अपनी जान दी। तो ये एक सज़ा थी ग्रीक्स के अंदर। और सोक्रेटिस को 2 तरह की ऑफर्स की गई, एक कि या तो यहाँ से निकल जाओ, इस वतन को छोड़ दो, और या फिर तुम्हें जहर का प्याला पीना पड़ेगा। सोक्रेटिस ने जहर का प्याला पिया। अब मुझे वो शेर याद नहीं है, लेकिन उसका मफहूम ये है कि सुकरात अगर जहर का प्याला ना पीता तो सुकरात मर जाता। ये बड़ा डीप वो शेर है कि मतलब कि अगर सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो आज तक वो जिंदा है और आज तक हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो उधर अपने बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता, अपने फ़लसफ़े पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता, अपनी थॉट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता, तो आज सुकरात वाकई ही मर चुका होता। चलें आगे चलते हैं। अब नीचे की जो क्रिटिक है, लास्ट पॉइंट, कि नीचे की जो क्रिटिक है सोक्रेटिस के ऊपर, अब एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि नीचे को समझाया नहीं जा सकता एक वीडियो के अंदर या एक 3-4 लाइनों के अंदर मैं बैठ के आपको समझा नहीं सकता। मैं ये नहीं बता सकता नीचे का नैरेटिव क्या था, वो बड़ा मुश्किल फ़लसफ़ी है। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने 2-3 वीडियोस यूट्यूब वीडियोस देख के हमने नीचे समझ लिया है, वो सिर्फ आपको चूरन फक्की बेच रहे हैं और वो खोखली बातें बस उन्होंने वो रटी में कि गॉड इज़ डेड, वो नीचे ने कहा था गॉड इज़ डेड, और भाई वो पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो मोरालिटी की डेड होने की बात हो रही है, वो पीछे कॉन्सेप्ट ही हो रहा है। तो ये जैसे खोखले लोग होते हैं ना, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हमने हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, तो इनके चक्रों में ना पड़ा करें, ओरिजिनल टेक्स्ट की डेप्थ में घुसें और नीचे को कम अज़ कम पूरा समझने के लिए भी 6-7-10 साल भी कम है। तो मैं क्या नीचे या समझाऊँ आपको, वो भी इस थोड़े से टाइम में। तो मैं वो तो नहीं समझा सकता कि नीशे का फ़लसफ़ा क्या था या नीशे क्या सोचता था इन चीज़ों के बारे में जो सुकरात इनके बारे में रखता था। मैं लेकिन ये बता सकता हूँ मैं आपको कि नीचे की क्रिटिक क्या थी, उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली ना थोड़ी सी बेस बनाना ज़रूरी है कि नीशे ना एम्पिरिसिस्ट के भी खिलाफ था और रैशनलिस्ट के भी खिलाफ था। अब एम्पिरिसिस्ट कौन होते हैं और रैशनलिस्ट कौन होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि मैं आज का जो वीडियो बनाऊंगा वो इतनी बेसिक होगी कि वो 14, 15, 16 साल के बच्चे भी समझ सकेंगे। एम्पिरिसिज्म इज़ बेसिकली कि आप थ्रू सेंसेस दुनिया को परसीव कर रहे हैं, थ्रू सेंसेस आप दुनिया को देखकर नतीजा अखज़ कर रहे हैं। ठीक है, एम्पिरिसिस्ट की बहुत उतारी है नीशे ने। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि खुदा का शुक्र है, ये मैं बोल रहा हूँ खुदा का शुक्र है, उसने तो खुदा का नाम नहीं लिया बहरहाल, लेकिन नीशे ने कहा कि शुक्र है ये पता चल गया कि दुनिया में के जो सूरज है ना वो मशरिक से तलू होकर मगरिब में गरूब नहीं होता बल्कि ज़मीन घूमती है। नहीं तो ये एम्पिरिसिस्ट ने तो जान ली हुई थी, क्योंकि सेंसेस तो यही कह रही है ना कि मशरिक से निकलता है मगरिब में गरूब हो जाता है और अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो आपकी सेंसेस तो फेल हो गई। तो नीशे कहते हैं ये जो सिस्टमेटिकली लेकर और अपने आप को वो अपने आप पर सिर्फ सेंसेस को सवार कर लेते हैं ना, ये फ़लसफ़े को के ऊपर दब्बा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा वो करता था कि एम्पिरिसिस्ट को बड़ा डिसक्वालीफाई करता था, साइड पे करता था। तो अब एक तक हो गया एम्पिरिसिस्ट कि जो सेंसेस मतलब कि मेरा ये रजिस्टर है, अब मैं इसको मेरी आंखें देख रही कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के अंदर है, तो ये तो इसी में है बस, फिर क्योंकि मेरे हाथ ने भी टच करके देख लिया कॉर्नर, उसके मुझे महसूस हो रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। अब ये एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ऑन द अदर हैंड रैशनलिस्ट से कहते हैं, रैशनलिस्ट कहते हैं कि यार ये जो तुम सेंसेस इज़ अ पार्ट, तुम सेंसेस के जरिए भी दुनिया को परसीव करते हो, लेकिन सेंसेस हमें काफ़ी मरतबा धोखा भी देते हैं, लिहाजा चीज़ों को रैशनलाइज करो, चीज़ों को रैशनली सोचो, लॉजिक्स करो, रीजंस करो, वही जो कि रैशनलिस्ट था सोक्रेटिस भी, कि रैशनलिज्म लेकर आ गया हो। अब नीचे इनके भी खिलाफ था। जब नीचे एम्पिरिसिस्ट भी तनकीद कर रहा होता है, लोग समझते हैं नीचे जो है वो लगता है रैशनलिस्ट है, और जब रैशनलिस्ट भी तनकीद कर रहा होता है लगता है एम्पिरिसिस्ट है। अब ये बहुत एक जो है ना वो अलमिया है, वो दोनों नहीं था। वो बड़ा मुश्किल फ़लसफ़ी है, बड़ा डेप्थ में घुसता है चीज़ों के, वो आपको पढ़ के ही समझ लगनी है, वो ऐसे आपको समझ लगनी है, वरना आप नीशे को मिसकोट करते रहेंगे। हिटलर ने मिसकोट किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसकोट होने वाला, मिसअंडरस्टैंड होने वाला फ़लसफ़ी है ही नीशे, डीप फ़लसफ़ी था ना। अब नीशे ने अपनी ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में इसको एज इट इज़ कोट किया कि सोक्रेटिस बिलोंग्ड इन हिज ओरिजिन
to the lowest folk, Socrates were rebel. We know, we can still see for ourselves how ugly he was. But ugliness, which in itself is an objection, was amongst the Greek virtually a refutation. अच्छा, अब वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली? वो कहना चाह रहा है कि देखें आप सुकरात मियाँ, आप तो कह रहे थे कि रैशनली सोचें, तो जो उस वक्त के ग्रीक थे ना, उनका रैशनल आर्गूमेंट तो ये था कि जो बंदा अगली है ना, जो बंदा बदसूरत है, उसके पास तो दिमाग ही बदसूरत है, वो सोचता ही बदसूरत है, वो अंदर से भी बदसूरत है, बाहर से भी बदसूरत है। तो ग्रीक्स तो ये सोचते थे, ग्रीक्स की तो वैल्यूज़ ये थी, थॉट्स ये थी, तो रेसिस्ट थे, वो इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करते थे। तो आप तो थे भी अगली, आपकी पकौड़े ऐसी नाक थी, जिस तरीके से उसको टॉन्ट करता है नीचे। ये स्टाइल है नीचे का ना बेसिकली, कि आप तो अगली थे, आप तो बड़े मतलब के बदसूरत थे। तो इस अंदाज से अगर हम ग्रीक्स की रैशनलाइजेशन करें तो आप तो उधर के सबसे ऑर्डिनरी तरीन इंसान थे। आपने आपको बड़ा फ़लसफ़ी कहते हैं, आप तो उधर के नहायत ही कमतर और बदतरीन इंसान थे, बिकॉज आप शक्ल से बदतरीन थे। अब ये नीचे, अब कुछ लोग कहते हैं ये एड होमिनम कर रहा है नीचे, एड होम, वही बात मिस इंटरप्रेट करना, नीचे को मिसअंडरस्टूड करना। अब वो बात यहाँ और कर रहा है, पीछे साइकोलॉजी है उसके कि नीचे जो है वो मटेरियल वर्ड को, अब यही बात है ना कि नीचे मटेरियल वर्ड को क्यों नहीं पसंद करता था, वो इमटेरियल क्यों था। नीचे ने कहा इसके पीछे साइकोलॉजी ये थी। नीचे बड़ा मतलब कि वो आपको सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं बताता, वो आपको साइकोलॉजी भी साथ साथ बताता है फ़लसफ़ियों की, कि इसके पीछे फ़लाँ फ़लसफ़ी था, उसकी प्रीजुडिसेस ये थी, पीछे फ़लाँ फ़लसफ़ी था, उसके पीछे ये उसके ख्यालात चल रहे थे। कांट है तो उसके वो 12 कैटेगरीज के पीछे उसने गौर साबित करना था। तो हर चीज़ वो साथ साइकोलॉजी अपनी ना इनकलकेट करता है। वो कहता है कि मियाँ सोक्रेटिस साहब, आप बेसिकली इस वजह से इमटेरियल हो और इस वजह से मटेरियल वर्ड को डिसऑन करते हो और पसंद नहीं करते हो, बिकॉज आप खुद बदसूरत हैं। क्योंकि बदसूरती मटेरियल है ना, नज़र आ रही है, आंखों से परसीव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इस वजह से आप इमटेरियल, आप कहते हैं अंदर की अंदर को खूबसूरत हो रहा, बिकॉज आप खुद अगली थे। अच्छा, अब सिर्फ 3 कोट्स हैं सोक्रेटिस के, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। पहला कोट, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस ने कहा कि जो वो ज़िंदगी जिसके बारे में आपने खोज नहीं की वो वर्थ लिविंग नहीं है, वो आपने बेकार गुजारी ज़िंदगी, जिसमें आपने खोज नहीं की, आपने डिज़ायर नहीं थी आपके अंदर, आप ट्रुथ को जानो, सच्चाई को जानो, दुनिया को जानो। फिर स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड डिस्कस पीपल। कि जो मजबूत जहन होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, जो एवरेज होते हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कि फ़लाँ इवेंट हो गया, इसके पीछे क्या मामला था, फ़लाँ इवेंट हो गया, उसके पीछे क्या मामला था। और जो वीक माइंड होते हैं वो पीपल को डिस्कस करते हैं, यार फ़लाँ बंदा जो है ना उसके पास गाड़ी है, इसने हराम का पैसे से गाड़ी ली है, ये भी अलमी है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। पीपल्स को डिस्कस करना, यार फ़लाँ के पास V8 है ना, ये हराम खांदा। इस तरह की जो सिक मैंटेलिटी है, ये जो मैंटेलिटी है ना, इसी वो बात कर रहे हैं कि जो वीक माइंड होते हैं फिर पीपल को डिस्कस करते हैं, या फलाने को लेने पैसे नहीं, फलाने को पैसे नहीं ने। फिर द ओनली ट्रू विजडम इज़ नोइंग दैट यू नो नथिंग। हमारे यहाँ तो यहाँ हर कोई सुकरात बना हुआ है ना, जिसको देख लो वो कहता है मुझे पता है। डॉक्टर भी वो है, हकीम भी वो है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी वो है, साइकोलॉजिस्ट भी वो है। ओके, मैं बताता हूँ तो मैं साइकोलॉजी किया है, सिगमंड फ्रॉइड तो मेरा बेटा था। तो इस तरह मतलब कि आपको जो है ना वो पाकिस्तानियों में खास चीज़ बहुत पाई जाती है कि मुझे हर चीज़ पता है। तो सोक्रेटिस कहता है असल विजडम है ये कि आप इस चीज़ का दावा करो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। द ट्रू विजडम इज़ दैट यू नो नथिंग। तो ये था आज सुकरात का फ़लसफ़ा। हम वीडियोज़ टू वीडियोज़ इंशाल्लाह, एक फ़लसफ़ी से अगला फ़लसफ़ी, उसके बाद अगला फ़लसफ़ी सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल से इंगेज हों, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ भी इसी तरीके से फ़लसफ़ियों की आएंगी, और इसमें हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स, पॉलिटिक्स इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।